जो हासिल नहीं उसकी फ़िक्र में घबराना क्या, जो है तेरा उसके ज़िक्र पर इतराना क्या। कल से बेहतर आज है, आज से बेहतर कल होगा, बस कल का इंतज़ार करो। वक्त है साहब बदलता है, वक्त का एतबार करो। वक्त है बदलता है, वक्त का एतबार करो। जी हाँ साथियों, नमस्कार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और कल की क्लास में पिछले वीडियो में अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, इनसे संबंधित परिभाषाएं और इनके जो कुछ ब्रांचेज थी उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी, क्या क्या योगदान रहा, किस तरह से मनोविज्ञान है वो आत्मा के विज्ञान से चल कर के और मन, चेतना आदि का सफ़र करते हुए व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। कौन कौन से अलग अलग मनोवैज्ञानिक रहे जो इन सभी मतों के समर्थक थे या कुछ आलोचक थे, इन सभी की बात अपन ने करी। मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं भी अपन ने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई उनके बारे में भी चर्चा करी। और उसके बाद मनोविज्ञान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे, उनके योगदान के बारे में चर्चा करी। और उसके बाद में अपन चर्चा कर रहे थे मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और अलग अलग उसकी ब्रांचेस। तो देखिए, अपन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के योगदान के बारे में चर्चा कर ली थी। आदि जनक या जनक के बारे में चर्चा करी, अरस्तु, ये बात अपनी हो चुकी थी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, ये सभी चर्चाएं अपनी हो चुकी थी। कुछ पुस्तकें थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, पुस्तक व्यवहारवाद जेबी वाटसन, इन सभी बातों की चर्चा अपनी हो चुकी थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए और अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान की प्रकृति। तो प्रकृति के अंदर वैज्ञानिक इसकी प्रकृति थी क्रमबद्धता, प्रयोगों के द्वारा हर बात को सिद्ध करना, प्रयोगात्मकता, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण आदि सभी चीज़ें जो हैं वो मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये चर्चा भी अपनी हो चुकी थी। इसके बाद अपन ने बातें की थी कि मनोविज्ञान है वो मुख्य रूप से दो भागों के अंदर विभाजित है। सैद्धांतिक अथवा शुद्ध मनोविज्ञान था, शुद्ध मनोविज्ञान, सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान जिसके अंदर ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और उसके बाद में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी, अर्थात जो सैद्धांतिक मनोविज्ञान की ब्रांचेज के द्वारा हासिल किया हुआ जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको किस प्रकार से अपन व्यवहारिक तौर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तरह की इसकी मुख्य ब्रांचें थी। और उसके बाद में अलग अलग जो सहायक शाखाएं हैं इन दो ग्रुप्स के अंदर, उनके बारे में अपने को चर्चा करनी थी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुद्ध या सैद्धांतिक मनोविज्ञान, तो देखिए क्या है इसके अंदर। मुख्य रूप से ज्ञान ग्रहण, ज्ञान को ग्रहण करने के ऊपर बल है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंदर दिया जाता है। अब सैद्धांतिक मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं इनके अंदर सामान्य मनोविज्ञान, जनरल सामान्य मनोविज्ञान है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद में असामान्य मनोविज्ञान, इनमें अलग अलग व्यवहार या व्यक्ति से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्राप्त की जाती हैं। और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए और अपन देखते हैं तो शारीरिक या दैहिक मनोविज्ञान, अर्थात जिसके अंदर बालक या व्यक्ति जो है उसके शरीर से संबंधित अध्ययन है वो किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। तो इसके अंदर जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से सामाजिक परिवेश के अंदर और अपने व्यवहार को स्थापित करता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे व्यक्ति के साथ में कम्युनिकेशन स्थापित करता है, इसकी बात है वो करी जाती है किसके अंदर, सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान के अंदर यही सामान्य व्यवहार का निरूपण है, व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण है। असामान्य है उसके अंदर भी व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपनी व्यवहार और मनोदशा जो है उसको दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित करता है, इन सभी बातों का अध्ययन है वो किया जाता है। इसके बाद में बात आती है परामनोविज्ञान। तो परामनोविज्ञान है वो सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंदर क्या मानी जाती है, आधुनिक शाखा मानी जाती है परामनोविज्ञान। ठीक है, परामनोविज्ञान के अंदर मुख्य रूप से क्या रहता है कि माफ़ कीजिएगा,
आधुनिकतम शाखा है जो कि जब भी कोई किसी सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति, कोई संकट होता है या कोई भी दुर्घटना या कोई भी यूँ कह सकते हैं अपन की आगामी जो घटना है उन घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना या जो पूर्व के कोई भी अनुभव वगैरह हैं उन अनुभवों का याद रहना आदि सभी जो गुत्थियाँ यानी रहस्यमय जो भी जानकारियाँ होती हैं उनकी स्टडी है वो परामनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन विकासात्मक मनोविज्ञान की। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर और जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक की जो जानकारियां हैं, वृद्धावस्था तक की जानकारियां जो हैं वो इसके अंदर अर्जित की जाती हैं और व्यक्ति के संपूर्ण विकास जो है उसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है, ये विकासात्मक मनोविज्ञान। उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रायोगिक मनोविज्ञान की। तो इसके अंदर जो भी जानकारियाँ होती हैं वो समाज में या फिर व्यक्तियों के ऊपर या अन्य जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर या फिर लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करके और जो तथ्य हैं उनको सिद्ध किया जाता है। तो यह जानकारियाँ या अध्ययन है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंदर जुटाई जाती है। उसके बाद में जो सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान की शाखाओं के अंदर मुख्य शाखा आती है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंदर बाल विकास, बालक के अंदर वृद्धि, विकास आदि सभी किस प्रकार से वो अधिगम ग्रहण करता है, ये सभी चीज़ें हैं वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में ये प्रौढ़ मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान। तो किशोरों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, प्रौढ़ हैं उनका जो मानसिक स्थिति है वो क्या होती है, किस प्रकार की इच्छाएं हैं वो अपने समाज से रखते हैं, क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इन सभी बातों की जानकारियां हैं वो अपन सैद्धांतिक शाखाओं के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ सैद्धांतिक शाखाएं थी, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शारीरिक या दैहिक, सामाजिक, परामनोविज्ञान, आधुनिकतम शाखा जिसके अंदर भविष्य के बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं उसका पूर्वानुमान है वो लगाया जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके बाद में प्रायोगिक बाल मनोविज्ञान जिसके बारे में तो आगे अपन पूरा वर्णन है वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्रौढ़ मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान, इसकी स्टडी भी अपन करेंगे। टीन एज के अंदर किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से मानसिक परिवर्तन होते हैं, बौद्धिक परिवर्तन कैसे होते हैं, ये सभी चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे। बाकी सामान्य सी जानकारियाँ और केवल इसका वर्गीकरण है वो अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं अनुप्रयुक्त या एप्लाइड मनोविज्ञान जो है उसकी ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं। तो यह क्या होता है, ये जो सैद्धांतिक मनोविज्ञान जो है उसी का अनुप्रयोग करके और जो अनुप्रयोग किसके अंदर जो अपने को प्राप्त ज्ञान है उसका समस्या समाधान के अंदर उपयोग किया जाता है। तो समस्या समाधान किस प्रकार से करेंगे, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है या जो प्रयोगों के द्वारा जो अपने सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों को अप्लाई करके और किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है और किस प्रकार से व्यक्ति है वो अपने जीवन को और भी आसान बना सकता है, किस प्रकार से सामंजस्य एडजस्टमेंट स्थापित कर सकता है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले नैदानिक मनोविज्ञान। तो जब भी कोई समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का पता लगाना ये नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद में उपचारात्मक मनोविज्ञान आती है, उपचारात्मक के अंदर उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की अलग अलग खोजें होती हैं, किस प्रकार से अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी साइकोलॉजी यानी उनका मनोविज्ञान किस प्रकार से काम करता है। फिर अपराध मनोविज्ञान, तो इसके अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के बालक हैं या जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर सुधार लाया जा सकता है, क्यों कोई व्यक्ति या वो कोई बालक है वो अपराध की दुनिया के अंदर एंट्री कर जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हैं वो प्राप्त की जाती हैं, प्रयोग किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं। सैन्य मनोविज्ञान, मिलिट्री जो साइकोलॉजी है इसके अंदर मुख्य रूप से किस प्रकार से सेनाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, किस प्रकार से उनकी साइकोलॉजी है उसको पढ़ा जा सकता है, किस प्रकार से उसको आम व्यक्ति के साथ में उनकी सोच को जोड़ा जा सकता है। कानून मनोविज्ञान, तो उसके अंदर भी मुख्य रूप से किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर्स काम करते हैं, किस प्रकार से व्यक्तियों को कानून के बारे में समझ दी जा सकती है। राजनीतिक मनोविज्ञान, तो राजनीतिक मनोविज्ञान के अंदर भी एक नेता है उसके गुण, उसकी सोच किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से वो अपने अधीन काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं या जो जनता है उसके साथ में किस प्रकार से सामंजस्य बैठा सकता है। इसके बाद में खेल मनोविज्ञान, तो एक खिलाड़ी जो है वो उसका मनोविज्ञान किस प्रकार से, उसका मस्तिष्क है वो किस प्रकार से कार्य करता है,
किस प्रकार की उसकी समाज से अपेक्षाएं रहती हैं, इन सभी का अध्ययन है वो खेल मनोविज्ञान के अंदर किस प्रकार से खेल की तकनीक को और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है, ये खेल मनोविज्ञान के अंदर इन सभी पहलुओं की स्टडी है वो की जाती है। इसके बाद में उपभोक्ता मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ये भी सभी, क्योंकि उपभोक्ता जो हैं वो भी अलग अलग जो भी मटेरियल्स हैं वो किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, किस प्रकार से अपने अधिकारों के प्रति उपभोक्ता है वो जागरूक हो सकता है, ये सभी जानकारियाँ, इससे संबंधित शोध जो है वो उपभोक्ता मनोविज्ञान के अंदर किए जाते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, ये दोनों ही पक्ष हैं वो शामिल होते हैं। किस किस प्रकार से उसमें संतुलन स्थापित किया जा सकता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण ब्रांच आती है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन देख रहे हैं। अर्थात मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, तो इसकी स्टडी है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर की जाती है। और जैसा कि अपन शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ते हुए आए हैं, शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ते हुए आए हैं, और उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, यही क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो ये सभी अलग अलग ब्रांच हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। और अलग अलग कई बार दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी सैद्धांतिक शाखा है या कौन सी अनुप्रयुक्त शाखा है, इस प्रकार का एक सामान्य क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कई बार। इसलिए आपकी सामान्य सी जानकारी के लिए ये सभी शाखाएं आपके समक्ष पेश थी। इसके बाद में अपन चलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, इससे पहले अपन शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं, क्षेत्र, अर्थ आदि सभी पढ़ चुके हैं। मनोविज्ञान है उसका भी अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, ये सब अपन देख चुके हैं। अब बात करते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों शब्द जब जुड़ करके और एक अलग स्थापित शाखा बनाते हैं जो कि एक अनुप्रयुक्त शाखा है मनोविज्ञान की, तो उसके रूप में आती है शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, और सिलेबस में जो यूनिट है वो यूनिट शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में ही है, तो यहाँ से परिभाषाएं हैं वो पूछे जाने की और ज़्यादा प्रबल संभावना बनती है। तो सबसे पहली परिभाषा जो शिक्षा मनोविज्ञान की देते हैं वो दो वैज्ञानिक हैं, क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो देखिए इनके अंदर अपने को कीवर्ड जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक, जैसे अपन ने अभी देखा विकासात्मक मनोविज्ञान एक शाखा थी जिसके अंदर व्यक्ति के जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक का अध्ययन है वो किया जाता है, तो यही बात यहाँ इस परिभाषा के अंदर प्रूव हो रही है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करने वाला जो विज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो अपने को यहाँ पर कीवर्ड ध्यान में रखना है, क्रो व क्रो, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की स्टडी है वो करने वाली शाखा किसको बताते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को बताते हैं। इसके बाद में आते हैं मनोवैज्ञानिक पील, जो क्या करते हैं मनोविज्ञान को यानी शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान, यानी इन्हीं शब्दों को दोबारा से यानी कि ओपन करके खोल करके बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि शिक्षा है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पेश करने का एक तरीका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रह जाएगा ये आराम से। पील क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, बस इतनी चीज़, शिक्षा का विज्ञान, ये वर्ड ध्यान में रखना है, पील महोदय कहते हैं ये बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोल सैनिक की। तो कोल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग, ये बात कौन करते हैं, कोल सैनिक करते हैं। ठीक है, ऊपर अपन ने पील के लिए देखा तो शिक्षा का विज्ञान वो क्या था, मनोविज्ञान था पील के अनुसार। यहाँ जो बात आ रही है वो है मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग, यही क्या है कोल सैनिक के अनुसार। अब मनोविज्ञान के सिद्धांत और निष्कर्ष तो होंगे ही होंगे, मनोविज्ञान की जो बात होगी उसी की को किस में अप्लाई कर दिया जाए, शिक्षा में अप्लाई कर दिया जाए, तो वह क्या बन जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान बन जाती है कोल सैनिक के अनुसार। फिर बात आती है BF स्किनर की। स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व है उसको शामिल किया जाता है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार है वो किस में आ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आ जाता है।
अपन क्या करते हैं, शिक्षा में जो बालक है वो किस प्रकार से विकसित हो रहा है, किस प्रकार से शिक्षण अधिगम के माहौल के अंदर और वो ढल रहा है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है वो बन रहा है, ये सभी बातें किसके अंतर्गत आती हैं, एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं, शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो वही बात B.F. स्किनर करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जो संपूर्ण व्यवहार है वो किस में शामिल हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल हो जाता है। इसके बाद में देखिए वैज्ञानिक आते हैं ट्रो। ठीक है, तो देखिए ऊपर अपन ने देखा था क्रो एंड क्रो, तो वो वैज्ञानिक किसकी बात करते हैं, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास की के अध्ययन की बात करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक ट्रो हैं वो क्या करते हैं, शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर यानी एजुकेशनल कंडीशंस जो हैं उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष का, तो सीधी सी बात है शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शब्दों को ही बस केवल खोल करके और थोड़ा सा विस्तृत किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक वातावरण में या शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये बात करते हैं ट्रो। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, तो मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टीफन। स्टीफन हैं वो क्या बात करते हैं, वो शिक्षा के अंदर जो विकास हो रहा है उसके क्रमबद्ध अध्ययन की बात करते हैं। बस स्टीफन क्रमबद्ध अध्ययन किसका, शैक्षिक विकास का, यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है उसके क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया है। अब देखो ये सब बातें हैं, ये शब्द जो हैं वही मनोविज्ञान को क्या बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, विज्ञान में उसकी प्रकृति को बनाते हैं। विज्ञान वही है जिसके अंदर क्या किया जाता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों के ऊपर आधारित बातें होती हैं, प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित होती हैं। इसके बाद में आते हैं एलिस क्रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने की ज़रूरत है अपने को। यहाँ पर इससे पहले क्रो एंड क्रो, तो वो क्या कर रहे थे, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक की बात कर रहे थे, जबकि एलिस क्रो हैं वो क्या बात करते हैं, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट होंगे। यहाँ पर एलिस क्रो के अनुसार परिभाषा पूछी जाती है तो वैज्ञानिक विधि से प्राप्त जो सिद्धांत हैं उनको प्रस्तुत करने का कार्य ही कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। और ये सिद्धांत क्या होंगे, शिक्षण अधिगम के अंदर, यानी कि किस प्रकार से एक शिक्षक है वो टीचिंग करवा सकता है और किस प्रकार से शिक्षार्थी हैं वो उसको ग्रहण कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, उसको अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिस क्रो किसकी बात करते हैं, वैज्ञानिक विधि से प्राप्त सिद्धांत जो हैं वही क्या होते हैं, उनको प्रस्तुत करने का विज्ञान ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। और ये सिद्धांत किसको प्रभावित करते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये बात कौन करते हैं, एलिस क्रो। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं। तो चूंकि जो अपन ने परिभाषाएं पढ़ी हैं उन परिभाषाओं के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति बहुत अच्छी तरह से डिफाइन होती है। और वही बातें देखो यहाँ निकल करके आती हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, वैज्ञानिक है। तो अभी अपन ने परिभाषाओं के अंदर देखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है और वो ही क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाते हैं, सरल बनाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहारिक है, यानी व्यवहार को परिवर्तित करती है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक सैद्धांतिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो तर्क के ऊपर आधारित बात करती है, अर्थात इसके जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो तार्किक होते हैं, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होते हैं। इसके बाद में एक प्राकृतिक या प्रकृति मनोवैज्ञानिक रहे हैं रूसो, जिनकी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है एमाइल, पूछी जाती है और कई बार पूछी गई है एग्जाम्स के अंदर। एमाइल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो रूसो के द्वारा लिखी गई है। ये क्या बात करते हैं हमेशा कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को आद्योपांत, आद्य से अंत तक यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ना चाहिए। अर्थात एक शिक्षक है वो एक प्रभावी शिक्षक तभी हो सकता है जो बालक के मन में क्या चल रहा है, बालक का व्यवहार है वो किस प्रकार का है, उस व्यवहार के अनुरूप एक शिक्षक को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से एक शिक्षक है वो बालक के व्यवहार को बदल सकता है और उसे एक अच्छी राह की तरफ ले जा सकता है। ये सभी कार्य हैं वो शिक्षक को अपने जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए, तभी वो शिक्षक है वो क्या हो सकेगा, एक प्रभावी शिक्षक साबित हो सकता है। यदि उसने बालक को नहीं समझा तो फिर वो अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं करवा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है ही यही जो क्या करती है कि शिक्षा की परिस्थितियाँ जो हैं उसके अंदर उन परिस्थितियों को समझने के लिए या अधिगम है उसको सुगम बनाने के लिए शिक्षार्थी की और शिक्षक की
दोनों की सहायता करता है। तो यही बात रूसो ने अपनी पुस्तक एमाइल में इस परिभाषा के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि बालक एक पुस्तक की भांति है, अर्थात बालक के व्यवहार का अध्ययन है वो हमेशा एक शिक्षक को करते रहना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक करते रहना चाहिए। अर्थात इस पुस्तक की भांति जो एक विद्यार्थी उसके सामने हमेशा रहता है उसको पढ़ते रहना चाहिए, उसके आचार आचरण व्यवहार उन सभी से उसको वाकिफ रहना चाहिए। अब बात करते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके स्कोप और उसका कार्य, यानी क्या क्या कार्य करती है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या क्या क्षेत्र है उसके कार्य करने के। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करती है एक विद्यार्थी पर, एक विद्यार्थी को केंद्र मानकर विद्यार्थी के सभी पहलुओं का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य बिंदु होता है कि एक विद्यार्थी है उसका शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, उसका पोषण कैसा हो रहा है, कैसा समय समय के ऊपर उसको पोषण मिलना चाहिए, किस प्रकार का उसका शारीरिक विकास होना चाहिए। एक विद्यार्थी है उसका मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, एक विद्यार्थी विद्यालय की परिस्थितियाँ, विद्यालय के वातावरण, समाज के वातावरण या अपने घर परिवार के वातावरण के अंदर किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर सकता है। इस प्रकार के सभी पहलुओं का अध्ययन है वो कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करती है। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक से संबंधित भी बहुत सी जानकारियाँ हैं वो प्रस्तुत करती है। शिक्षण पद्धतियाँ यानी टीचिंग टेक्निक जो हैं वो उनको किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है, किस प्रकार के अलग अलग बुद्धि लब्धि के जो विद्यार्थी हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि हैं या जो औसत हैं, ठीक है, तो इस प्रकार प्रखर बुद्धि के कौन से हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से हैं, किनको सीखने के अंदर असक्षम बच्चे कौन से हैं, इन सभी के बारे में पहचान करना, उन विद्यार्थियों के व्यवहार को सुनिश्चित करना, शिक्षण के कार्य के अंदर शिक्षक के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, वो किस प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए और एक आइडियल बन सकता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। और इसी अध्ययन के आधार पर शिक्षक के कार्य को आसान बनाने का कार्य है वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंदर क्या चीज़ आती है, अधिगम आता है। अधिगम अर्थात कि एक विद्यार्थी है वो किस प्रकार से सीख सकता है, लर्निंग प्रोसेस है वो किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया के बारे में शोध करना, अधिगम के जो तरीके हैं उनके बारे में, अधिगम की परिस्थितियाँ, अधिगम कब प्रभावी हो सकता है, किस वातावरण के अंदर अधिगम को अच्छा बनाया जा सकता है, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में कार्य करना शिक्षा मनोविज्ञान है उसका प्रमुख क्षेत्र रहता है। इसके बाद में विषय वस्तु का अध्ययन, यानी कि जो अलग अलग स्तर के विद्यार्थी हैं उनकी विषय वस्तु का स्तर क्या होना चाहिए, विषय वस्तु का क्षेत्र क्या होना चाहिए, उसका सभी का सिलेक्शन करना, चयन करना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मुख्य कार्य क्षेत्र रहता है। उसके बाद में कोई विद्यार्थी कितना सीख पाया है, कोई शिक्षक कितना सिखा पाया है, जो विषय वस्तु लागू की गई है वो कितनी प्रभावी है, इन सभी का मापन करना, उनका मूल्यांकन करना, ये भी क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। और एक महत्वपूर्ण कार्य जो शिक्षा मनोविज्ञान करती है वो क्या करती है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विद्यार्थी को, एक शिक्षक को, एक आम नागरिक को स्वयं को समझने में सहायता करती है, अर्थात अपना आत्मनिरीक्षण करने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देती है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद बात आती है कक्षा कक्ष की जो गतिविधियाँ, वही शिक्षण अधिगम, शिक्षक है वो अपने आप को किस प्रकार से आइडियल स्थापित कर सकता है, किस प्रकार से विद्यार्थी की भावनाओं को समझ सकता है और उसके अनुसार अपने शिक्षण की विधि को परिवर्तित कर सकता है और शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो इन गतिविधियों को प्रभावी बनाने के अंदर भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान की जो नवीनतम आधुनिकतम जो टेक्निक्स हैं वो सहायक होती हैं। बात करते हैं अपन कि शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी टेक्निक हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, मेथड हैं जो कि शिक्षा को प्रभावी बनाती हैं, विद्यार्थी के जीवन को, विद्यार्थी के सीखने को आसान बनाती हैं, शिक्षक के शिक्षण कार्य को आसान बनाती हैं। तो देखिए ये बात करते हैं अपन शिक्षण विधियों की, शिक्षण की पद्धतियों की। तो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो शिक्षण जो विधियां हैं जिनके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान है वो विशेष शोध करता है, तो ये विधियाँ या ये जो मेथड्स हैं वो 3 भागों में डिवाइड की जाती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की जो पद्धतियाँ हैं, विधियाँ हैं, उनके अंदर सबसे पहले प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, तो इसके प्रवर्तक विलियम वुंड, वही विलियम वुंड जिन्होंने
लिपजिंग के अंदर और प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी थी। तो प्रयोगशाला स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक ही क्या देते हैं, प्रयोगात्मक विधि देते हैं। इसके बाद में निरीक्षण या अवलोकन विधि, तो यह एक परंपरागत विधि है जिसके अंदर अपन अपने सामने जो भी विद्यार्थी होता है या जो स्थान होता है उसके बारे में अपन जानकारियां हैं वो अलग अलग विधियों से जुटाते हैं। पुरानी विधि है, परंपरागत विधि है। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियां जो होती हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स होती हैं। ये काफ़ी सारी विधियां हैं। ये मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वो मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन में, व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है उसके आंकलन करने के लिए ये विधियां हैं वो काम में ली जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन इनकी सामान्य जानकारियों की। कि प्रयोगात्मक विधि है, इसके अंदर विलियम वुंट है वो चर की बात करते हैं, यानी वेरिएबल्स की बात करते हैं। चर क्या है, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के अंदर जिसको बदला जा सकता है, जिस चीज़ के ऊपर, जिस स्पीसीज़ के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है उसमें बदलाव संभव हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। वुंट के अनुसार प्रयोगात्मक विधि के अंदर जो चर हैं वो कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के बताए गए हैं। इसका देखिएगा यहाँ पर ही अपन प्रयोगात्मक विधि है उसका जो सार है वो देख लेंगे, अलग से इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये सभी विधियां हैं शिक्षा मनोविज्ञान की इस यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ सफिशिएंट हैं। उसके बाद में इसका जो विस्तृत विवरण है वो व्यक्तित्व के मापन की विधियों के अंतर्गत, अर्थात व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है वो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के अंदर प्रभावी रूप से लागू होता है। वहाँ पर अपन इन विधियों का अलग अलग जो वर्णन है वो भी देखेंगे। यहाँ केवल इस विषय वस्तु के अंदर प्रवेश की दृष्टि से और ये जो बातें हैं प्राथमिक तौर के ऊपर लिखी गई हैं। हालांकि प्रयोगात्मक विधि और जो अवलोकन की विधियां हैं उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो सफिशिएंट दी गई हैं। आगे केवल वस्तुनिष्ठ विधियां हैं उनके केवल नाम दिए गए हैं। इन विधियों के बारे में आगे व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंदर बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए बात करते हैं 3 प्रकार के चरों की। तो सबसे पहला चर स्वतंत्र चर। अब सीधी बात है, स्वतंत्र है यानी अपने आप में क्या है, इसका अलग वजूद है। तो जो चर दूसरे पर प्रभावी हो, यानी स्वतंत्र है तो ये स्वयं किसी दूसरे से प्रभावी नहीं होगा, ये दूसरे पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये यहाँ पर लाइट यानी कि प्रकाश शब्द लिखा गया है, इसको अब आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। तो स्वतंत्र चर जो दूसरे पर प्रभावी है और स्वयं क्या है, इंडिपेंड है। इसके बाद में प्रतंत्र चर या आश्रित चर इसको कहा जा सकता है, जिस पर अन्य चर का प्रभाव पड़े। जैसे कि स्वतंत्र चर है वो परतंत्र चर को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर जो दूसरे पर प्रभावी हो और परतंत्र चर जो दूसरे से प्रभावित हो, यानी अन्य चर का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। जैसे छात्र, स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये परतंत्र चर है। इसके ऊपर जब भी साइकोलॉजी के अंदर जब अध्ययन किया जाएगा तो छात्र के ऊपर अलग अलग परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। तो छात्र पर अलग अलग परिस्थितियों का पड़ने वाला प्रभाव, तो उन जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो यहाँ पर स्वतंत्र चर हैं जिनमें बदलाव किया जाएगा। और जो छात्र है उस पर उनके बदलाव का अध्ययन करेंगे तो स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी हैं वो क्या हो जाएंगे, परतंत्र या आश्रित चर हो जाएंगे। उसके बाद में बाह्य या नियंत्रण चर, ये क्या होता है, ये एक दूसरा ऐसा चर है जो क्या होगा, परतंत्र चर के ऊपर प्रभावी होगा। ठीक है, लेकिन ये वो चर होगा जिसके प्रभाव का अध्ययन अपन नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी ये एक्स्ट्रा बाहर से अप्लाई हो रहा है। तो स्वतंत्र चर के अलावा परतंत्र चर को प्रभावित करने वाला जो चर है वो क्या कहलाएगा, बाह्य या नियंत्रण चर कहलाएगा। देखिएगा एक बार फिर से, स्वतंत्र चर जो प्रभावित करेगा, परतंत्र चर जो प्रभावित होगा, और बाह्य या नियंत्रण चर कौन सा है कि अपन जब स्टडी कर रहे हैं तो स्वतंत्र चर के प्रभाव की स्टडी कर रहे हैं। स्वतंत्र चर के प्रभाव की स्टडी अपन यहाँ पर कर रहे हैं परतंत्र चर के ऊपर, लेकिन ये बाह्य या नियंत्रण चर है वो स्वयं इसको प्रभावित कर रहा है। देखिएगा, जैसे एक प्रयोग के अंदर अपन किसी छात्र है उनके अध्ययन के कार्य के ऊपर लाइट यानी प्रकाश के प्रभाव को देखना चाह रहे हैं, प्रकाश के प्रभाव को देखना चाह रहे हैं। एक कमरे के अंदर विद्यार्थी हैं, वो बंद हैं, उनके अध्ययन की प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित हो रही है इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश है वो छात्रों की स्टडी को यानी उसके अध्ययन को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश है वो स्वतंत्र चर है, छात्र हैं वो परतंत्र चर हैं। लेकिन मान लीजिए कि जब अपन प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन छात्रों पर कर रहे हैं, अब बाहर से कोई आवाज़ आ रही है,
तो विद्यार्थी केवल प्रकाश से प्रभावित नहीं होंगे, वो बाहर से आने वाली आवाज़ है उससे भी प्रभावित होंगे। मान लीजिए कि अपन प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी के द्वारा भी वो विद्यार्थी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। बाहर बहुत ठंड है, तो उसके द्वारा भी विद्यार्थी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। उनका व्यवहार है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं वो क्या हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल कहलाएंगी, अर्थात बाह्य या नियंत्रण चर कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं यही कि स्वतंत्र चर जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसके प्रभाव का अध्ययन, परतंत्र चर जिस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, और बाह्य नियंत्रण चर जो एक एक्स्ट्रा ही ऐसा वेरिएबल आ गया है जो कि परतंत्र चर के व्यवहार को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो ये रहेगी प्रयोगात्मक विधि के अंदर 3 प्रकार के चर। अब बात करते हैं अपन जो अवलोकन या निरीक्षण की विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, परंपरागत विधि है। मुख्य रूप से अपन बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण कर सकता है कि मैं खुद क्या हूँ, किस प्रकार से वातावरण के साथ मैं एडजस्टमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। स्व का ज्ञान ये आत्मनिरीक्षण के अंतर्गत आता है। इसके प्रवर्तक जो हैं वो जॉन लॉक हैं, और इसका प्रचार प्रसार करने का कार्य है वो विलियम वुंड और उनके शिष्य टिचनर के द्वारा किया गया था। आत्मनिरीक्षण मतलब कि स्वयं के मस्तिष्क के द्वारा अपने बारे में जानना, बस यही क्या है, आत्मनिरीक्षण है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यही है, अपने मस्तिष्क, अपने सोच, अपने विचारों के तहत और स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद में बहिर्दर्शन यानी बाहर की चीज़ें उसका अवलोकन करना, अपने सामने क्या घटित हो रहा है उसके बारे में अवलोकन करना बहिर्दर्शन कहलाएगा। इसके प्रवर्तक जेबी वाटसन, जेबी वाटसन है वो क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो समय समय के ऊपर अपने बाहर की परिस्थितियां हैं उनके बारे में अवलोकन करता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। जब भी अपन किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग अलग विधियों के द्वारा उसका निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। किसी परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका अवलोकन करते हैं, ये क्या कहलाएगा, बहिर्दर्शन कहलाएगा। प्रवर्तक जेबी वाटसन। अब क्या है, निरीक्षण जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। निरीक्षण औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक जैसे मान लीजिए कि किसी आदेश के तहत और स्कूल के अंदर कोई निरीक्षण किया जा रहा है, कोई टीम आ रही है, जो करना ही पड़ेगा, जो अनिवार्य है, वो क्या है, औपचारिक निरीक्षण है। और एक अपन अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को प्रभावी बनाने के लिए और जो पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है, ठीक है, ऐसा निरीक्षण किया जा रहा है तो वो क्या होगा, अनौपचारिक निरीक्षण होगा। तो यहाँ पर औपचारिक निरीक्षण है उसके अंदर सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। अनौपचारिक निरीक्षण है उसके अंदर कुछ हद तक कार्य को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा निरीक्षण है वो किया जाता है। तो अनौपचारिक निरीक्षण है वो ज़्यादा बेहतर होता है औपचारिक से। उसके बाद में सहभागी तथा असहभागी निरीक्षण, यानी कि एक तो इस प्रकार का हो सकता है निरीक्षण जिसके अंदर केवल व्यक्ति है वो स्वयं ही सारी जानकारी जुटाएगा, स्वयं सारा ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी एक व्यक्ति से संबंधित रहेगा ये। जबकि सहभागी के अंदर क्या है कि जहाँ निरीक्षण किया जा रहा है उसमें निरीक्षण करने वाला और जिस पर निरीक्षण किया जा रहा है वो दोनों चीज़ें क्या होंगी, शामिल होंगी। ठीक है, अतः सहभागी निरीक्षण है वो यहाँ पर असहभागी से क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद में है प्रयोगात्मक या फिर फील्ड सर्वे, यानी कि क्षेत्र निरीक्षण। इस प्रकार का जो अवलोकन है वो होता है। तो यहाँ पर जो प्रयोगात्मक निरीक्षण होता है या जो प्रयोगात्मक अवलोकन होता है वो निश्चित परिस्थितियों के अंदर किया जाने वाला निरीक्षण या अवलोकन है, तो ये इसका क्षेत्र है वो सीमित होता है। जबकि फील्ड सर्वे जो है या अपन कह सकते हैं क्षेत्र निरीक्षण है, इसके अंदर पूरे क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति या जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो निरीक्षण का मुख्य बिंदु होती हैं, इसलिए यहाँ पर फील्ड सर्वे है वो ज़्यादा प्रभावी रहता है प्रयोगात्मक के अवलोकन से। तो ये चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं, तो इनका ध्यान है वो अपने को रखना चाहिए। इसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ विधियाँ आती हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो ये मुख्य रूप से व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ही ये विधियाँ होती हैं। तो साक्षात्कार के द्वारा व्यक्ति है, यानी उसके अंदर जो मुख्य रूप से व्यक्तित्व का मापन करने वाला और जिसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ये दोनों आमने सामने होते हैं और उनका क्या होता है, साक्षात्कार होता है। इंटरव्यू मेथड है वो ये रहता है। ठीक है, तो साक्षात्कार विधि के द्वारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अपना अध्ययन जुटाती है। इसके बाद में प्रश्नावली विधि, इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं जिनके ऊपर निरीक्षण किया जाता है
उसके लिए निरीक्षणकर्ता अलग अलग तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं, मिलान वाले प्रश्न बनाते हैं, कुछ लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह की प्रश्नावली बना करके और जिनके ऊपर निरीक्षण किया जाना है, अवलोकन किया जाना है, उनको प्रश्नावली दी जाती है। और जो यहाँ पर निरीक्षण के लिए जो आश्रित चर हैं वो क्या करते हैं, उस प्रश्नावली का जवाब देते हैं और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उसके बाद में जीवन इतिहास विधि यानी कि केस विधि, टाइडमैन के द्वारा दी गई केस स्टडी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जीवन या उसकी जो पूर्व की पीढ़ियाँ होती हैं उसके इतिहास से लेकर के और वर्तमान समय तक उसका आचार आचरण व्यवहार ये किस प्रकार का रहा है, उसके आधार पर अध्ययन है वो किया जाता है। इसके बाद में है समाजमिति विधि, जेल मुनरो के द्वारा दी गई समाजमिति विधि। तो इसके अंदर भी जो व्यक्ति है उसका किस प्रकार से सामाजिक यानी जो जानकारियां हैं वो समाज के अलग अलग हिस्सों से जुटाई जाती हैं और उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में मनोविश्लेषणात्मक विधि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई, यही व्यक्तित्व मापन की एक बहुत ही अच्छी विधि, जिसके अंदर इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ये सब चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं। अलग अलग मन का अध्ययन भी करते हैं फ्राइड, जिसके अंदर चेतन मन है, अर्धचेतन है, अचेतन है, इन सभी मन का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मनोविश्लेषणात्मकवाद के अंतर्गत अपन सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे, वहाँ पर ये विधि है वो भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। इसके बाद में विकासात्मक या अपन कह सकते हैं कि लंबात्मक विधि, विकासात्मक या लंबात्मक विधि। इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसका जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उस विकास के आधार पर, या लंबात्मक या इसको ऊर्ध्वाधर मेथड भी कहा जाता है। तो इसके अंदर एक लंबे कालक्रम के अंदर और जो परिवर्तन आए हुए होते हैं व्यवहार के अंदर, उन सभी का अध्ययन है वो किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अलग अलग विधियाँ रहेंगी। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये विधियाँ आती हैं। तो 3 तरह की ये विधियाँ, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण या अवलोकन और वस्तुनिष्ठ, ये 3 प्रकार की। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट, जिसके अंदर 3 प्रकार के चर, स्वतंत्र, प्रतंत्र और बाह्य या नियंत्रण चर। फिर परंपरागत या निरीक्षण अवलोकन विधि 2 तरह की, आत्मनिरीक्षण और बहिर्दर्शन। आत्मनिरीक्षण जॉन लॉक प्रचारक, वुंट और टिचनर। बहिर्दर्शन जेबी वाटसन। फिर निरीक्षण या अवलोकन अलग अलग तरह के, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक ज़्यादा बेहतर, सहभागी, असहभागी। तो सहभागी जिसके अंदर सभी का सहयोग रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रयोगात्मक या फील्ड सर्वे, तो इनके अंदर फील्ड सर्वे हो ज़्यादा प्रभावी। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियाँ, तो साक्षात्कार, प्रश्नावली, जीवन इतिहास, समाजमिति विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और विकासात्मक या लंबात्मक या उद्दगर या ऊर्ध्व विधि है, ये रहती है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही कारगर साबित होगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके अंदर अपन अलग अलग तरह के, इसके अंदर अपने को कुछ संप्रदाय हैं वो पढ़ने हैं और उसके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिकों का योगदान है वो भी शामिल हो जाएगा, जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो, यह सेशन आपको बेहद पसंद आएगा और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर यह यूनिट आपके लिए बेहतर से बेहतरीन साबित होने वाली है। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं उमंगों के साथ लगातार आपका सहयोग बने रहेगा। लगातार आप इस चैनल के ऊपर जुड़े रहेंगे और ना सिर्फ जुड़े रहेंगे, दूसरे जो आपके साथी हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएंगे, लिंक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका अपना सुरेश कुमार राव, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।